वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्ये टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पोर्ट अर्थात बंदरगाह के विषय में, जिसका नाम है नारगोल बंदरगाह। समझेंगे कि नारगोल बंदरगाह की जो लोकेशन है कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी समझेंगे कि गुजरात सरकार इस बंदरगाह का निर्माण कई दशकों से क्यों करना चाह रही है, क्यों सफल नहीं हो पाई है। और ये भी समझेंगे कि आखिर इस बंदरगाह का विरोध यहाँ के लोग क्यों कर रहे हैं। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। कुछ बेसिक चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो मैप है आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए गुजरात का जो दक्षिणी भाग है, जहाँ पर महाराष्ट्र की बाउंड्री लगती हुई दिखाई गई है, यहीं पर देखिए पॉइंट किया गया है एक स्थान, यहीं पर इस पोर्ट का निर्माण किया जाना स्वाभाविक है। यह जो केंद्र है, यह जो स्थान है, यह गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के लिए काफी बेनिफिट हो सकता है। और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा उत्तर पूरब की ओर बढ़े तो मध्य प्रदेश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। खैर, अब इसके बाद जो गुजरात का मैप है इसको ध्यान से देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं तो गुजरात का जो सबसे दक्षिणी जिला है, जिसका नाम है वलसाड, यह वलसाड का जो पश्चिमी भाग है, यहां पर देखिए अरब सागर का विस्तार। तो वलसाड जिले का जो पश्चिमी भाग है, यहीं पर एक गांव है और वहीं पर क्या है, इस बंदरगाह अर्थात पोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है। अब वलसाड की लोकेशन इस मैप में भी देख लीजिए। वलसाड को आप देख रहे होंगे तो यहीं पर देखिए पास में ही लिखा हुआ है महाराष्ट्र। और वलसाड से 150 किलोमीटर लगभग दक्षिण में जाएंगे तो आपको मुंबई मिल जाएगा। और वलसाड से उत्तर की ओर जाएंगे तो आपको सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद जैसे जो महत्वपूर्ण शहर हैं वह देखने को मिलेंगे। अब जो गुजरात है, इसका जो उत्तरी भाग है वो औद्योगिक रूप से काफी संपन्न है, लेकिन जो दक्षिणी भाग है, सूरत के दक्षिण वाला जो भाग है, वहां पर औद्योगिक विकास कभी ज्यादा नहीं हो पाया। औद्योगिक विकास ज्यादा ना होने के कारण यहां पर एक असमानता दिखाई देती है। लेकिन इस असमानता को दूर करने का प्रयास गुजरात सरकार कैसे कर रही है कि जो वलसाड वाला जिला है, यहां पर क्या किया जाए, पोर्ट बना दिया जाए। और यह जो पोर्ट है क्या करेगा, आने वाले समय में जो मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है उसका स्थान लेगा। आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं किस पोर्ट अर्थात बंदरगाह की बात कर रहा हूं। हालांकि वीडियो में उसका नाम आपको मिल जाएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए। गुजरात भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य है। इसकी समुद्री सीमा की लंबाई लगभग 1214 किलोमीटर है। यहाँ के जो प्रमुख उद्योग हैं, नमक है, सूती कपड़ा है, रासायनिक पदार्थ है, औषधि है, सीमेंट है, खनिज तेल है, हीरा और जरी का काम बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, यह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अर्थात आयात निर्यात का सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। यहाँ की लेकिन अधिकांश जो औद्योगिक इकाइयां हैं गुजरात की, वह उत्तर में केंद्रित हैं। और अगर देखा जाए तो अहमदाबाद में लगभग पूरे राज्य की 25% औद्योगिक इकाइयां केंद्रित हैं। अहमदाबाद को आपको पता है एशिया का मैनचेस्टर बोला जाता है। अन्य जो उद्योग केंद्र हैं, सूरत है, खेड़ा है, बड़ौदा है, ये भी या तो मध्य भाग में है या उत्तर में है। और राज्य के उत्तरी भाग में ही इसी के कारण यातायात के पर्याप्त साधन है, लेकिन न दक्षिण में ना तो औद्योगिक विकास हो पाया है, ना ही यातायात के बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए हैं। गुजरात में 58 बंदरगाह हैं, जिसमें एक बड़ा है, 8 मध्यम है और 49 के है छोटे हैं। कांडला जो पोर्ट है, बंदरगाह है, यह गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट में से एक है। अन्य जो पोर्ट है यहाँ पर बंदरगाह है, उसमें ओखा है, वेदी है, बिरावल है, सिक्का है, पोरबंदर है, मांडवी है, मुद्रा है। यह जो पूरा गुजरात का जो लोकेशन हमने दिखाया, तो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, यह गुजरात का जो दक्षिणी भाग है, यह खाड़ियों, दलदलों, पठारों, तटीय मैदानों के लिए जाना जाता है। और गुजरात के एकदम दक्षिणी हिस्से में हमने एक जिला देखा जिसका नाम है वलसाड। और यह जो वलसाड है, यह महाराष्ट्र के नासिक और पालघर जिले से बिल्कुल समीप में है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के पास में है। और इस जिले का अर्थात वलसाड जिले का जो पश्चिमी हिस्सा है, वो हमने देखा कि वह अरब सागर से लगता
लगता हुआ दिखाए। इसी जिले का जो वलसाड़ जिला है, इसी जिले के एकदम दक्षिण में महाराष्ट्र सीमा के पास में एक गांव है जिसका नाम है नारगोल गांव, जो कि समुद्र के किनारे है। और जैसा कि हमने बताया, यह मुंबई से मात्र 150 किलोमीटर और अहमदाबाद से 400 किलोमीटर की दूरी पर। इसकी जो प्राकृतिक संरचना है, अर्थात यहाँ की जो ज्योग्राफी है, वह क्या है, पोर्ट के विकास के लिए काफी अनुकूल है। यहाँ पर जो कैम्बे खाड़ी का क्षेत्र है, यह इसको क्या करता है, अनुकूलता प्रदान करता है। यह जो गांव है जिसका नाम है नारगो, यह जाना जाता है कैसूरीना पेड़ के लिए, समुद्री कछुओं के लिए और समुद्री जीवन, और जो समुद्री जीवन का मतलब है कि समुद्र में मिलने वाले जीवों के लिए और फलों के बागान के लिए जाना जाता है। गुजरात सरकार 1997 से वलसाड़ में एक ऐसे बंदरगाह का विकास करना चाहती है जो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या फिर JNPT, तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसका भविष्य में विकल्प बनाने का प्रयास गुजरात सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यह प्रयास किया जा रहा है कि वलसाड़ में, जिसकी लोकेशन हमने दिखाई, वहां पर एक ऐसा बंदरगाह, बढ़िया बंदरगाह बनाया जाए कि जो भविष्य में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का स्थान ले सके, या उसी की तरह क्या है, अपनी जो है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और बाकी अन्य जो सेवाएं हैं प्रदान कर सके। लेकिन यहां पर सरकार ने जो है कि कई लंबे समय तक प्रयास किया। अगर देखा जाए तो 2001 में भी यहां पर प्रयास किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। फिर जो है कि 2009 में डिसीजन लिया गया कि ठीक है, फिर से हम किसी थोड़ा सा जगह हटा के कहीं दूसरी जगह बनाते हैं, वहां पर प्रयास किया गया, नहीं बना। और 2012 में भी यहां पर जो है कि एक कंसोर्टियम को इसके निर्माण के लिए चुना गया था, लेकिन यहां पर फिर से पोर्ट का विकास नहीं हो पाया। कुल मिलाकर जो वलसाड़ का क्षेत्र है, यहां पर जो पोर्ट का विकास है वो गुजरात सरकार लगभग 20 साल से अधिक समय से यहां पर करना चाह रही है, लेकिन कर नहीं पाती है। जहां पर भी वो प्रोजेक्ट लगाने का प्रयास करते हैं, वहां पर विरोध प्रारंभ हो जाता है। और विरोध प्रारंभ के अपने कुछ जेन्युइन कारण हैं, जिनका डिस्कशन मैं आगे करूंगा। तो कुल मिलाकर अब सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि बंदरगाह के निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, नारगोल जो गांव वाला क्षेत्र है वहां पर करेंगे। और नारगोल गांव की लोकेशन हमने आपको बताया, वलसाड़ जिले का जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग है वहां पर यह पड़ता है। और गुजरात सरकार ने पोर्ट निर्माण की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ा दिया है, और यहां के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि यहां पर क्या किया जाएगा, एक ग्रीन फील्ड जो है कि पोर्ट का विकास किया जाएगा। ग्रीन फील्ड पोर्ट का मतलब है कि ऐसे स्थान पर पोर्ट का निर्माण करना जहां पर पोर्ट अर्थात बंदरगाह की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। कुल मिलाकर अगर ग्रीन फील्ड को और आसान शब्दों में समझें तो जैसे कि आप देखते हैं, एक ऐसे स्थान पर किसी चीज का निर्माण करना जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पे खाली जमीन पड़ी हुई है, खाली जमीन पे क्या होती हैं, घासें होती हैं। तो ऐसे स्थान पर जहां पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर जब किसी चीज का निर्माण किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, तो इसको बोला जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड क्योंकि आप वहां की ग्रीनरी को हटाकर एकदम नए सिरे से निर्माण करेंगे, घासों को हटाकर नए सिरे से निर्माण करेंगे, इस प्रकार के प्रोजेक्ट। तो अब यह जो गांव है, यहां पर कहा गया है कि हम ग्रीन फील्ड जो है कि पोर्ट का विकास करेंगे। ग्रीन फील्ड शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले इससे 10 किलोमीटर पास के एरिया में पोर्ट के विकास के लिए कुछ कार्य किए गए थे, लेकिन वहां पर विरोध हुआ। तो अब कहा गया है कि नए सिरे से हम यहां पर करेंगे। पुराने जगह पर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर जब बनने की बात आई थी तो लोगों ने विरोध किया था, और इससे वह जो परियोजना थी वह क्या हुई, ठंडे बस्ते में चले गए। सरकार ने अब जो है कि इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए कहा है कि आप आओ, नए जगह पर आओ, अब आप वहां पर क्या करो, निर्माण करो। तो कुल मिलाकर अब यह जो पोर्ट का निर्माण के लिए वैश्विक बोली जो प्रक्रिया है, अर्थात पार्टियों को बुलाया जाएगा, इन्वेस्टर्स को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप जो है कि कोई जो भी इसमें जो इंटरेस्टेड हो वह क्या करें, वह अपने रेट कोट करें, कितने बन पाएगा, किस प्रकार के प्रोजेक्ट वह बना सकते हैं। और इस तरह से यहां पर पहले चरण में लगभग 3800 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर आ सकता है। प्रथम चरण में क्या किया जाएगा, लगभग 40 मिलियन टन कार्गो की ढुलाई क्षमता विकसित करने की योजना यहां पर रखी गई है। पोर्ट का जो निर्माण होगा वह सार्वजनिक निजी साझेदारी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर किया जाएगा। और आपको पता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का ही एक सब मॉडल है जिसको हम जो है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल भी कहते हैं, उसका नाम है बूट।
बूट का मतलब होता है बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर। आसान शब्दों में अब देखिए, बूट को हम समझाएं कि मान लेते हैं कि ऐसी परियोजना पर आपको कार्य करना है जिसमें सरकार भी आपकी मदद करेगी, लेकिन आपका पैसा पूरा होगा। आप क्या करेंगे, बनाएंगे। वह कुछ समय के लिए जो भी आपका और सरकार का एग्रीमेंट होगा वह आपका रहेगा। आप उसको संचालित भी करते रहेंगे, उसकी मरम्मत करते रहेंगे, उसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और जब एक निश्चित समय जो है कि समाप्त हो जाएगा तो आप ट्रांसफर कर देंगे। इसी निवेश मॉडल को बोला जाता है बूट। इसमें सरकार क्या कर रही है, उसमें कुछ बेसिक चीजें प्रोवाइड करवा रही है, बाकी पैसा, टेक्नोलॉजी, मशीन सब कुछ आपकी है। आप बनाएंगे, आपके नाम पर रहेगा, आप ही उसको ऑपरेट करेंगे और एक समय के बाद ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर जो बूट के निवेश मॉडल पर बनने वाला पोर्ट है, यह जो भी बनाएगा उसके पास 50 साल तक रहेगा और उसके बाद ये सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पोर्ट का निर्माण ऐसे करना है जो हर मौसम में कार्य कर सके, और यहां पर ठोस, तरल और कंटेनर जो कार्गो होते हैं उनकी ढुलाई की व्यवस्था होनी चाहिए। कुल मिलाकर हर तरह की जो पोर्ट की सुविधा देने की व्यवस्था है वह यहां पर की जाएगी। जो नारगोल गांव है, यह आपको पता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एवं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आप इसको इस रूप में देखिए, यहां पर देखिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिखाए गए, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ है जीएन पोर्ट अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और इसके उत्तर में क्या है आपको मैंने दिखाया, वलसाड वाला क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर यह जो कॉरिडोर है किस लिए बनाया गया है कि यहां पर इंडस्ट्री डेवलप होगी। इंडस्ट्री डेवलप होगी तो उसको सामान चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जो कि देश के अन्य हिस्सों से भी आएगा और बाहर से भी आएगा। साथ ही साथ यहां पर जो प्रोडक्शन होगा उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसलिए जो वलसाड का क्षेत्र है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी के कारण यहां पर जो है कि निर्माण कार्य प्रयास किया जा रहा है। तो अगर यह बंदरगाह बन जाता है तो इससे क्या होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उस पूरे कॉरिडोर को फायदा मिलेगा, और सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को मिलने वाला है। दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है यह पता है आपको 1504 किलोमीटर का है, और गुजरात में इसका जो है कि 565 किलोमीटर का हिस्सा आता है। राजस्थान भी बहुत बड़ा एरिया करता है, बाकी जो स्टेट है उनका भी दिखाया गया है। तो इस तरह से जब क्या होगा, यह बंदरगाह बन जाएगा तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी फायदा होगा, और इस बंदरगाह के निर्माण से जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी जो क्षमता बढ़ेगी, तो इस क्षमता बढ़ने से राज्य का अर्थात गुजरात राज्य के 62% एरिया को क्या होगा, फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर अगर यह बंदरगाह अच्छी तरह से एक्टिव हो जाता है, ऑपरेशनलाइज हो जाता है, तो राज्य के 62% एरिया को इसका फायदा मिलेगा। कार्गो पोर्ट के रूप में अगर इसका विकास बहुत अच्छा हो जाता है तो इससे क्या होगा, आयात और निर्यात में वृद्धि होगी, और कार्गो परिवहन में जो गुजरात राज्य का हिस्सा अभी 40% है वह क्या होगा, और बढ़ेगा। और यहां से इस पोर्ट से केमिकल और टेक्सटाइल और बाकी जो रॉ मटेरियल से जुड़े क्षेत्र हैं, चाहे वो पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ हो या फिर चीनी से जुड़ा हुआ हो, हर चीज को यहाँ क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। बंदरगाह के निर्माण से जैसा कि हमने कहा विकास दक्षिण में कम हुआ है, तो दक्षिण में भी क्या होगा, परिवहन और यातायात के साधन वो विकसित होंगे, आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, और दक्षिण गुजरात में भी क्या होगा, औद्योगिक विकास होगा। तो एक जो असमानता उत्तर और दक्षिण के गुजरात में दिखती है वो भी कम होगी। क्योंकि ये पूरा ग्रीन फील्ड पोर्ट है, इससे क्या होगा कि जब यह बनेगा तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। दोनों राज्य क्या कर सकते हैं, इस बंदरगाह के माध्यम से अपनी चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वह जो है कि अन्य चीजों का इसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न आएगा विरोध क्यों हो रहा है, तो दरअसल गांव की आबादी है 16,000, और इनकी आजीविका इस समुद्री जो इकोसिस्टम है उस पर डिपेंड है। यहाँ के जो लोग हैं इस भूमि पर बागानी कृषि करते हैं, कई तरह के जो है कि फलों का यह बागान लगाते हैं, गेहूं और चावल की लोग कृषि करते हैं। यहाँ की जो भूमि है उपजाऊ है और कृषि कार्य ज्यादा होता है। अगर इसी उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण पोर्ट के लिए कर लिया जाएगा तो कृषि कार्य नहीं होगा। इससे यहाँ पर कई लोगों ने जैविक कृषि जैसे अनेक अच्छे मॉडलों का विकास किया है, वो भी प्रभावित होगा। बड़ी आबादी साथ ही साथ मछली पकड़ने का कार्य करती है, और मछलियां जो है यह जो है कि विश्व में काफी फेमस है। कई जगह इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। यहाँ की मछलियों को पकड़कर जो है कि यहाँ से
मुंबई भेजा जाता है, ओखा भेजा जाता है, वहाँ से विदेशों से निर्यात होता है और मछली पकड़ने का जो उद्योग है यहाँ पर काफ़ी विकसित है। अधिकांश लोग इस पर डिपेंडेंट है, तो स्वाभाविक जब पोर्ट बनेगा तो मछलियों का जो यहाँ का प्रजनन है वह प्रभावित होगा। प्रजनन के साथ साथ उनकी संख्या कम होगी और मछलियों को पकड़ने के लिए इन लोगों को अब जो है कि कोस्टल एरिया से कई किलोमीटर दूर गहरे समुद्रों में जाना होगा और वहाँ पर हो सकता है इतनी अच्छी मछलियाँ ना मिले। साथ ही साथ पोर्ट निर्माण से यहाँ प्रदूषण में वृद्धि होगी, मछलियों की संख्या कम होगी, तो ये भी एक सवाल है। उसके अलावा यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासियों के साथ आपको पता है जब एक बार उनका विस्थापन हो जाता है तो उनके लिए जगह कहीं मिलती नहीं है, तो ये भी एक चुनौती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो विकास की मुख्य धारा है वह क्या करेगी, भले ही यहाँ के जो क्षेत्र हैं उसका विकास करेगी, लेकिन यहाँ पर जो अनस्किल्ड लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए कृषि और इन चीज़ों पर निर्भर हैं उनको इस पोर्ट के विकास से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस वजह से इनकी दिक्कत खराब। तो इस सभी कारणों की वजह से यह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के कारण ये जो पोर्ट की लोकेशन है इस समय चर्चा में बनी हुई। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह जो पोर्ट क्या है, क्यों निर्माण किया जा रहा है और इसका क्यों विरोध हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।